गुड इवनिंग क्लास। कल के क्लास के देखिए 5 क्वेश्चन बचे हुए थे, उसको पहले कर लेते हैं, फिर नए टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। देखिए क्लास, यहाँ पर के कल की क्लास के 5 क्वेश्चन बचे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, अखरोट की लकड़ी का उपयोग कहाँ होता है? अखरोट की लकड़ी का उपयोग कहाँ होता है? पारुल जी, आस्था जी। आवाज सुनाई दे रही है क्लास? अखरोट की लकड़ी का उपयोग कहाँ होता है? देखिए इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी, बंदूक के कुंदे तथा वाद्य यंत्र। 25 का क्या हो जाएगा? सी। हाँ बिल्कुल पारुल जी, ऑप्शन सी होगा। प्रश्न नंबर 26, देखिए यहाँ पे भूजा हो गया, यहाँ पे गलती से भुर्ज होगा, ठीक है। भुर्ज लकड़ी का उपयोग किसमें नहीं होता है? कहाँ पर भुर्ज लकड़ी का प्रयोग नहीं होता है? हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी, कपड़ा बनाने में। कपड़ा बनाने में भुर्ज लकड़ी का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, देवदार वृक्ष किस ऊंचाई पर पाया जाता है? ऑप्शन सी, हाँ बिल्कुल, 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है देवदार वृक्ष। बहुत ही अच्छा। क्वेश्चन नंबर 28, हिमालयी वनों में प्रमुख रूप से कौन से वृक्ष मिलते हैं? हिमालयी वनों में प्रमुख रूप से कौन से वृक्ष मिलते हैं? हाँ पारुल जी का पहले ही आंसर आ चुका है। मनीषा जी आप भी बता सकते हैं 28 नंबर का। प्रेरणा जी आप भी बताइए 28 नंबर, हिमालयी वनों में प्रमुख रूप से कौन से वृक्ष मिलते हैं? हाँ गुड इवनिंग। हाँ ऑप्शन नंबर, हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा? बहुत ही अच्छा, चीर, देवदार और सिल्वर फर। बहुत ही अच्छा, 28 का क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 29, देवदार लकड़ी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? देवदार, हाँ अच्छा अच्छा सॉरी, 29, नीला चीर की लकड़ी का रंग कैसा होता है? नीला चीर लकड़ी का रंग कैसा होता है? 29 नंबर का क्या हो जाएगा? देखिए आप लोग जो जवाब देते हैं उसके बगल में नंबर लिख दिया कीजिए, जिससे पता चल जाए कि कौन सा नंबर का आंसर दे रहे हैं।
ये जो आप आस्था जी, प्रेरणा जी, जो बी लिखे हैं आप, कौन सा नंबर का आंसर है ये? हाँ हाँ, 28 का सही है। 29 नंबर प्रश्न, नीला चीर की लकड़ी का रंग कैसा होता है? 29 नंबर। हाँ देखिए, एक ऑप्शन है पीला, फिर गुलाबी, सफेद, काला। 29 का ए। नहीं, यहाँ पे देखिए, जो नीला चीर लकड़ी होती है उसका जो कलर होती है, हाँ पारुल जी का बिल्कुल सही है, गुलाबी। सही आंसर, हाँ बहुत ही अच्छा प्रेरणा जी। इसका कलर कौन सा होता है? गुलाबी। हम्म। क्वेश्चन नंबर 30, प्रश्न नंबर 30, देवदार लकड़ी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? देवदार लकड़ी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? बहुत ही अच्छा पारुल जी, प्रेरणा जी। हाँ, रेलवे स्लीपर और निर्माण के लिए, भवन निर्माण के लिए, बहुत ही अच्छा। हाँ सही है मनीषा जी, आपका भी। देखिए, अब ये प्रश्न यहाँ पर पूरा समाप्त हो चुका है, ठीक है। ये सही है। हाँ, अब इस चैप्टर में किन्हीं को भी कुछ प्रश्न पूछना है क्या? इस चैप्टर में किन्हीं को कोई प्रश्न पूछना है, या फिर न्यू टॉपिक स्टार्ट करें, जैसा आप लोग बोलिए जल्दी से। किन्हीं को कोई प्रश्न पूछना है क्लास? नहीं, ओके चलिए ठीक है। देखिए, आज हम लोग यहाँ पर न्यू टॉपिक में आते हैं। हम्म, ये देखिए, यहाँ पर हम लोग न्यू टॉपिक में आते हैं, राष्ट्रीय वन नीति। हम्म, आज का ये न्यू टॉपिक है। राष्ट्रीय वन नीति। हाँ, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? द नेशनल पॉलिसी। द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी हो जाए यहाँ पर, वन नीति, द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। देखिए, यहाँ पर लिखिएगा, भारत उन कुछ भारत उन कुछ देशों में से एक है। भारत उन कुछ देशों में से एक है जहां 1894, 1894, 1894 से ही वन नीति प्रभाव में रही है। 1894 से ही वन नीति प्रभाव में रही है। देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। 1894 में जो वन नीति आई थी, उसमें 1952 और 1988 में यहाँ पर बदलाव हुआ था, ठीक है, संशोधन किया गया था। उसके अलावा तो 1952 में कितने भागों में यहाँ पर राष्ट्रीय वन नीति आई थी, और यहाँ पर क्या क्या उपाय दिया गया था। उसके बाद हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय वन नीति 1988, इसमें क्या क्या सुधार किया गया था, ठीक है, इनमें क्या क्या संशोधन की गई थी। उसके बाद यहाँ पर 2018 का जो राष्ट्रीय वन नीति जो न्यू बना हुआ है, इसमें क्या क्या है, इन सभी को आज देखने वाले हैं क्लास। हम्म देखिए, यहाँ पर लिखिएगा 1894 से ही वन नीति प्रभाव में रही है। आगे लिखिएगा, वर्ष 1952, वर्ष 1952 तथा 1988 तथा 1988
1988 में 1894 की 1894 की वन नीति में संशोधन किया गया। वन नीति में संशोधन किया गया। देखिए, जो 1894 में वन नीति बना था उसमें कब कब संशोधन किया गया था? 1952 और 1988 में। आगे लिखिएगा। 1952 की 1952 की राष्ट्रीय वन नीति ने यह सुझाव दिया था कि देश के कुल भौगोलिक प्रदेश का एक तिहाई वन प्रदेश होना चाहिए। एक तिहाई कितना? 33%। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा सभी कोई, 33% वन प्रदेश होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर 1852 की जो राष्ट्रीय वन नीति है इसमें यह सुझाव दिया गया था क्या कि विश्व में की जितने भी देश हैं उनके जो भौगोलिक देश हैं उनका 33%, एक तिहाई प्रतिशत यहाँ पर वन होने चाहिए। कितनी होनी चाहिए? एक तिहाई प्रतिशत। आपकी जितने भी क्षेत्रफल है उनका एक तिहाई यहाँ पर वन प्रदेश होना चाहिए। आगे लिखिएगा। पहाड़ी क्षेत्रों में, यहाँ पे लिखिएगा आगे में, पहाड़ी क्षेत्रों में 60%। पहाड़ी क्षेत्रों में, देखिए पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र एक ही प्रकार के होती है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं पहाड़ी तथा पर्वतीय। पहाड़ी तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 60% तथा मैदानों में 25% वन प्रदेश होने चाहिए। मैदानों में वन प्रदेश होने चाहिए। देखिए, पहाड़ी तथा जो पर्वतीय क्षेत्र में है वहां पर जो वन होने चाहिए, पेड़ पौधे होने चाहिए, कम से कम 60% होने चाहिए। और जितने भी जो मैदानी क्षेत्र हैं वहां पर 25% वन होने चाहिए। ठीक है क्लास? यहां तक में किन्हीं को कुछ पूछना है क्या क्लास? यहां तक में किन्हीं को कुछ पूछना है? अगर कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं यहां तक में। नो नो, ओके ठीक है प्रेरणा जी, चलिए ठीक है। देखिए आगे लिखिएगा। इस नीति ने यह सुझाव दिया कि वृक्ष भूमि का विस्तार नदी नहर के तटों कॉमा सड़कों कॉमा रेलवे तथा उन प्रदेशों पर किया जाए जो खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए, यहाँ पर जो है यहाँ पे बताया गया कि इस नीति में क्या था कि वृक्ष को वहां पर लगाया जाए जहां पर जैसे तट के किनारे,
रेलवे के किनारे, सड़क के किनारे और उस स्थान पर जहां पर खेती युक्त यहाँ पर भूमि नहीं है, जहां पर खेती युक्त भूमि नहीं है वहां पर वनों को लगाना चाहिए। जैसे जैसे अभी भी हम लोग देखते हैं जो सड़क किनारे हो गए, अगर हाईवे है तो उनके बीचों में लगाए जाते हैं, रेलवे के किनारे, तट के किनारे, यहाँ पर क्या खेती ऐसा और जहां पर खेती युक्त जो भूमि नहीं होती है वहां पर भी वृक्ष को लगाए जाते हैं। आगे में लिखिएगा, राष्ट्रीय राष्ट्रीय वन नीति 1952 ने, राष्ट्रीय वन नीति 1952 ने देश के वनों को देश के वनों को 4 वर्गों में विभाजित किया है, 4 वर्गों में विभाजित किया है। पहला लिखिएगा सुरक्षित वन, पहला लिखिएगा सुरक्षित वन, इसमें भी एक लाइन लिखिएगा डैश देकर, सुरक्षित वन में यह भौतिक तथा जलवायु की जरूरतों को पूरा करने के लिए अनिवार्य है, पूरा करने के लिए अनिवार्य है। देखिए सुरक्षित जो वन है, ये वन में उन सभी पौधों को लगाए जाते हैं, वृक्षों को लगाए जाते हैं जो जलवायु और भौतिक जरूरतों को पूरा करते हैं। ठीक है, जलवायु का अर्थ जिसमें जो उन पौधों को लगाए जाते हैं जो ऑक्सीजन अधिक मात्रा में देती हैं। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा राष्ट्रीय वन, राष्ट्रीय वन, राष्ट्रीय वन में डैश देकर लिखिएगा इसका उपयोग देश की आर्थिक आवश्यकताओं को, इसका उपयोग देश की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, पूरा करने के लिए किया जाता है। हाँ मनीषा जी बिल्कुल, पीपल का वृक्ष, जैसे पीपल का वृक्ष जो सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं। देखिए जो राष्ट्रीय वन क्या करती है, यह इसका उपयोग होता है देश की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। ऐसी वृक्षों को लगाया जाता है जिसकी लकड़ी को बेच करके आर्थिक समस्याओं को सुधार किया जा सके। ठीक है क्लास, राष्ट्रीय वन में किन प्रकार के वृक्षों को लगाया जाता है, जिनको जिनको बेच करके अच्छी प्रकार से पैसे मिले जिससे आर्थिक समस्याओं को सुधार किया जा सके। ठीक है, इसके बाद लिखिएगा ग्रामीण वन, अगर किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। इसके बाद लिखिएगा ग्रामीण वन, इसमें लिखिएगा इसका उपयोग देश की आर्थिक आवश्यकताओं, इसका उपयोग देश की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, इसका उपयोग देश की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। सॉरी, यहाँ पे ग्रामीण वन में लिखिएगा यह गांव तथा निकटवर्ती शहरों के ईंधन की आवश्यकता, यह गांव तथा निकटवर्ती शहरों के ईंधन की आवश्यकता तथा घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करता है। ग्रामीण वन में क्या है, यह गांव तथा निकटवर्ती शहरों के ईंधन
की आवश्यकता तथा घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस पॉइंट को कोई समझा सकते हैं क्या क्लास? कोई बता सकते हैं अनम्यूट करके? जसप्रीत जी, पारुल जी, प्रेरणा जी, पूनम जी, मनीषा जी, आशा जी, क्या कोई भी बता सकते हैं इस पॉइंट को? कोई भी एक डिस्कस कर सकते हैं इस पॉइंट को? अच्छा, पारुल जी आप लाइब्रेरी में हैं, ओके। और कोई डिस्कस कर सकते हैं? देखिए, अगर आप लोग को जो भी थोड़ी बहुत भी समझ में आती है, आप लोग बिल्कुल बोल सकते हैं। हेलो देखिए, सर, मैं बताती हूँ। हाँ जी बोलिए। हेलो। सर, हाँ ग्रामीण वन का मतलब यही तो हुआ कि जैसे आसपास के जो हमारी लकड़ियाँ हमें यूज हो सकती हैं, जैसे हाँ हम जी ईंधन का अपने घरों में, जैसे हमारे आसपास जैसे जंगल होते हैं ग्रामीण में, तो वो उसको लकड़ियों को काट कर, जैसे लकड़ियाँ सूख जाती हैं, लकड़ियों को काट के अपने घर हम ईंधन के रूप में चूल्हे पे खाना बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल। सर, मेरे समझ में तो यही है कि जो गांव के आसपास जो हमारी लकड़ियां टूट जाती हैं या खराब हो जाते हैं, तो उनको हम यूज कर सकते हैं, ग्रामीण हाँ लोग जी। खाना बनाने के लिए। हाँ बिल्कुल। ओके सर। ओके। देखिए, यहाँ पे पूनम जी बिल्कुल सही बोले हैं। देखिए, ग्रामीण वन का अर्थ क्या हो गया। जैसे वहां पर हम लोग देखते हैं कि जो भी लकड़ी ये सब होती है, तो जो सूख जाते हैं, जो हम क्या जैसे ईंधन बोला गया, ईंधन का अर्थ क्या होता है? जलाने के लिए। तो जो भी लकड़ी सूख जाते हैं, चाहे पत्ते हों, तो उनको लेकर के आते हैं घर पर, और उन्हें जला करके ही भोजन पकाया करते हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं ग्रामीण वन, जो गांव के आसपास में जो वन होते हैं, और उनसे घरेलू आवश्यकता की भी पूर्ति होती है। हाँ, लास्ट लिखिएगा इसमें, वृक्ष भूमि। लास्ट लिखिएगा वृक्ष भूमि। इस नीति ने इस नीति ने वन महोत्सव के इस नीति ने वन महोत्सव के वार्षिक आयोजन वार्षिक आयोजन तथा वार्षिक आयोजन तथा जुलाई स्लेश देकर लिखिएगा अगस्त, जुलाई अगस्त के महीने में जुलाई अगस्त के महीने में वृक्षारोपण वृक्षारोपण सप्ताह के आयोजन पर विचार किया। वृक्षारोपण सप्ताह के आयोजन पर विचार किया। देखिए, वृक्ष भूमि क्या होती है? इस नीति में जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जैसे अभी जुलाई अगस्त चलने लगी है, तो यहाँ पर वृक्षारोपण होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और इनको प्रत्येक साल यहाँ पर वन महोत्सव के रूप में वार्षिक आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पर 1952 में जो देश के वनों को 4 वर्गों में इस प्रकार से विभाजित किया गया था। पहला तो क्या था? सुरक्षित वन। दूसरा क्या? राष्ट्रीय वन। तीसरा ग्रामीण वन, और चौथा क्या है? वृक्ष भूमि। ठीक है क्लास? अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कि राष्ट्रीय वन नीति 1952 में किन किन उपायों को बताया गया था, ठीक है। यहाँ पर आप लोग पॉइंट लिख सकते हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1952 में राष्ट्रीय वन नीति 1952 में निम्न उपायों पर बल दिया गया। निम्न उपायों पर बल दिया गया। पहला पॉइंट लिखिएगा इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, जनजातियों जनजातीय लोगों को स्थानांतरित कृषि जनजातीय लोगों को स्थानांतरित कृषि छोड़ देने के लिए समझाना। छोड़ देने के लिए समझाना। देखिए, इस पॉइंट का क्या मतलब है? जनजातीय लोगों को स्थानांतरित कृषि छोड़ देने के लिए समझाना।
देखिए यहाँ पर ये अर्थ है कि जितने भी लोग आसपास में जंगल के आसपास में रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले स्थानांतरीय कृषि करते हैं, जिसे झूम खेती भी कहा जाता है। तो ये जो झूम खेती में क्या होता है, वनों को काट करके वहां पे साफ किया जाता है, वहां पे कृषि किया जाता है। इससे क्या होते है कि बहुत ही अधिक मात्रा में पेड़ पौधों को काटा जाता है, और इससे जंगलों को भी नुकसान होता है, वन का भी ह्रास होता है। ठीक है, तो इसी में सुधार करने के लिए यहाँ पे पॉइंट को रखा गया है, जनजातीय लोगों को स्थानांतरित कृषि छोड़ देने के लिए समझाना। सेकेंड पॉइंट देखिएगा, यहाँ सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, वन कानूनों का प्रभावी रूप से वन कानूनों का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन वन कानूनों का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन। देखिए जो वन कानून है इसका प्रभावी रूप से सभी जगहों पर लागू होना, जो भी कानून है वन का वो सभी लोग उसे अपनाएं और लागू करें, जिससे क्या होता कि आगे के पॉइंट में शायद है यहाँ पर कि देखते हैं कि जैसे जंगल के आसपास जितने भी लोग रहते हैं वो धीरे धीरे जंगल की भूमि को अतिक्रमण करने लग जाते हैं, जिससे जंगलों की भूमि में कमी होने लगती है, और वहां पर धीरे धीरे वहीं पे रहने लग जाते हैं और वहां से पेड़ पौधे को भी काटते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। यहाँ पर थर्ड पॉइंट लिखिएगा, इसमें थर्ड पॉइंट लिखिएगा, वन संसाधन के प्रबंधन के लिए वन संसाधन के प्रबंधन के लिए पर्याप्त सुविधाएं मुहैया कराना। वन संसाधन के प्रबंधन के लिए पर्याप्त सुविधाएं मुहैया कराना। देखिए यहाँ पर क्या है इस पॉइंट का मतलब कि जितना जो वन संसाधन है इनको प्रबंध करने के लिए जो भी पर्याप्त मात्रा में जो सुविधाएं होते हैं उनको प्रदान करना। ठीक है, कि जैसे वन संसाधन में कोई कमी ना आ सके। जैसे लोग देखते हैं कि यहाँ पर अगर धीरे धीरे भी अगर वहां पे अतिक्रमण ये सब करने लग जाते हैं, वन संसाधन को नुकसान पहुंचाने लगते हैं, तो क्या होता है जंगलों में ह्रास होने लगती, कमी होने लग जाती है, और धीरे धीरे जो जंगल में की जो लकड़ियां हैं वो भी धीरे धीरे गायब होने लग जाती है। देखिए यहाँ तक में इस पेज में किन्हीं को कोई डाउट है क्या क्लास, या कुछ पूछना है? यहाँ तक में किन्हीं को कोई पूछना है क्लास, कुछ भी ऐसा टॉपिक है जो नहीं समझ में आया हो? नहीं सर, चलिए ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। हाँ यहाँ पे लिखिएगा, वन प्रदेशों में ओके वन प्रदेशों में पशुओं वन प्रदेशों में पशुओं भेड़ वन प्रदेशों में पशुओं भेड़ तथा बकरियों को चरने से रोकना। वन प्रदेशों में पशुओं भेड़ तथा बकरियों को चरने से रोकना। देखिए इस पॉइंट को तो समझ सकते हैं आप लोग कि जितने भी जो वन प्रदेश क्षेत्र है वहां पे देखिए चरने से प्रॉब्लम नहीं होती, अगर अतिचारण होता है, अतिचारण का मतलब जो अत्यधिक मात्रा में वहां पे चरने लगते हैं तो उससे क्या होता है, छोटे छोटे जितने भी जो पौधे हैं चाहे जो घास है जमीन पर उगी हुई वो सभी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो वहां पर अगर देखते हैं तो वहां पे सिर्फ ऊपरी सतह से पूरा का पूरा घास और छोटे पौधे काफी अधिक मात्रा में चल गायब हो जाएंगे, समाप्त होने लग जाएगी। इसलिए अत्यधिक मात्रा में अतिचारण करने से जानवरों को रोका जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, ग्रामीण प्रदेशों में ईंधन के लिए
लकड़ी प्रदान करना, ग्रामीण प्रदेशों में ईंधन के लिए लकड़ी प्रदान करना। देखिए इस पॉइंट में क्या है, ग्रामीण जो प्रदेश है वहां पर जितने भी वहां पे आसपास के लोग हैं उनको खाना ये सब भोजन पकाने के लिए, खाना बनाने के लिए वहां पर लकड़ी प्रदान किया जाता है, ठीक है। क्योंकि वहां पर और किसी चीज की सुविधाएं नहीं होती थी। ये 1952 की यहाँ पर राष्ट्रीय वन नीति है। तो उस समय वहां पर जितने भी जिस प्रकार से अभी आधुनिक वस्तु आ चुके हैं खाना पकाने के लिए, उस समय वहां पर इस प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं थी। तो वहां पे जितने भी जो ग्रामीण इलाके होते थे वहां पर जंगल से ही लोग लकड़ी ले जाते थे और वहां से भोजन बनाते थे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। औद्योगिक उद्देश्यों के लिए, औद्योगिक उद्देश्यों के लिए इमारती लकड़ी की, औद्योगिक उद्देश्यों के लिए इमारती लकड़ी की उपलब्धता में सुधार लाना, उपलब्धता में सुधार लाना। यहाँ पर औद्योगिक उद्योग करने के लिए जितने भी जो इमारती लकड़ी, जिन लकड़ियों से कुछ ना कुछ बनाए जाते हैं, जैसे फर्नीचर बनाए जाते हैं, इमारत बनाए जाते हैं जिसमें बहुत सारी लकड़ियों के डेकोरेशन होते हैं, उन सभी की उपलब्धता की मात्रा में सुधार करना, जो अधिक मात्रा में इन सभी पेड़ों पौधों को लगाना चाहिए। इस पॉइंट में यही है कि जो भी लकड़ी का उपयोग अधिक मात्रा में होती है, जिसको बेच सकते हैं, जिससे पैसा ये सब आ सकती है, उन सभी लकड़ियों को अधिक मात्रा में लगाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। सामाजिक वानिकी, सामाजिक वानिकी के अंतर्गत प्रदेश में वृद्धि करना, सामाजिक वानिकी के अंतर्गत प्रदेश में वृद्धि करना। यहाँ पे क्या है कि सामाजिक तौर पर जितने भी जो वन क्षेत्र होते हैं उनको वृद्धि करना, क्योंकि वन जैसे जंगल भूमि ये सब जब अत्यधिक मात्रा में होने लगेगी तो क्या होगा कि देखेंगे कि यहाँ पर जितने भी जो आसपास के एरिया है तो वहां पर ऑक्सीजन ये सब की किसी चीज की कमी नहीं होगी और वहां पर पेड़ पौधों की भी अधिकता रहेगी। हाँ, इसका लास्ट पॉइंट लिखिएगा। वानिकी में अनुसंधान को प्रोत्साहित करना। अच्छा क्लास, क्या सभी को पीडीएफ नहीं दिखाई दे रहे क्या क्लास? क्या पीडीएफ नहीं दिखाई दे रही है? अच्छा, दिख रही है। हम्म, आस्था जी एक बार क्या आप बैक जाकर वापस क्लास को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। आप बैक हो जाइए और उसके बाद वापस इस क्लास को ज्वाइन कीजिए। कभी कभी होती है नेटवर्क इश्यू के कारण पीडीएफ नहीं दिखाई देती है। बाकी लोगों को दिखाई दे रही है, आपका यहाँ पे शायद में भी नेटवर्क वहां पे नहीं होगी अच्छी, इसलिए ऐसा हो रहा होगा। एक बार बैक जाकर वापस क्लास में आइए तो यहाँ पे पीडीएफ दिखाई देने लगेगी। यहाँ पे लास्ट पॉइंट क्या था, वानिकी में अनुसंधान को प्रोत्साहित करना। अनुसंधान का मतलब क्या होता है, रिसर्च करना, ठीक है। जहां पर पेड़ पौधे के बारे में रिसर्च किया जाता है, अनुसंधान किया जाता है कि हाँ कि कौन से पेड़ पौधों से अधिक मात्रा में हम लोगों को प्रॉफिट हो सकती है, लाभ हो सकती है, और कौन सा जो पेड़ पौधों से दवा ये सब बनाए जा सकते हैं, आयुर्वेदिक दवा ये सब जो बनाई जाती है, जो सभी के लिए लाभदायक हो। यहाँ पे 1952 की राष्ट्रीय वन नीति समाप्त हो गई है, ठीक है। 1952 की राष्ट्रीय वन 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में यही सब था। हम्म, अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे
राष्ट्रीय वन नीति 1988 1988 राष्ट्रीय वन नीति 1988। इसमें लिखिएगा पारिस्थितिकी संतुलन के संरक्षण पारिस्थितिकी संतुलन के संरक्षण तथा पुनः स्थापना के द्वारा पर्यावरणीय स्थिरता को कायम रखना। पारिस्थितिकी संतुलन के संरक्षण तथा पुनः स्थापना के द्वारा पर्यावरणीय स्थिरता को कायम रखना। देखिए यहाँ पर 1988 में क्या बोली गई है, पारिस्थितिकी संतुलन के संरक्षण तथा पुनः स्थापना के द्वारा पर्यावरणीय स्थिरता को कायम रखना। जैसे कि जितना भी जो पारिस्थितिकी संतुलन है उनको संरक्षण प्रदान करना और पुनः स्थापना करना, मतलब जितना भी पेड़ पौधे ये सब है उनको दोबारा से वहां पे लगाना, जिससे पारिस्थितिकी संतुलन में गड़बड़ी ना हो। पारिस्थितिकी संतुलन सभी को ही समझ में आता है ना, क्या होता है पारिस्थितिकी संतुलन? क्लास कोई समझा सकते हैं क्या, बता सकते हैं पारिस्थितिकी संतुलन क्या होती है? हाँ पारुल जी पता है, और सभी को पता है, यहाँ पे क्लास में पहले भी डिस्कस किए हैं कई बार पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में, तो वह उन्हीं पारिस्थितिकी संतुलन करना। हाँ जी, सभी को पता है ना पारिस्थितिकी संतुलन? ओके ठीक है, कोई बोल सकते हैं पारिस्थितिकी संतुलन को अनम्यूट करके? पारिस्थितिकी संतुलन के बारे में कोई बोल सकते हैं? अच्छा एक बार बता देना। हाँ ओके पूनम जी, देखिए पारिस्थितिकी संतुलन क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ यहीं तो बताते हैं। जैसे देखिए जो वृक्ष होते हैं, सबसे पहले जो वृक्ष होते हैं उसे कहा जाता है उत्पादक, ठीक है, उत्पादक हो गया वृक्ष। अब इसे कौन खाते हैं? जितने भी शाकाहारी जानवर होते हैं, जितने भी शाकाहारी जानवर होते हैं वे क्या खाते हैं? वृक्ष को खाते हैं। जैसे खरगोश हो गए, हिरन हो गए, गाय हो गए, ये सब क्या खाते हैं? वृक्ष को खाते हैं। जितने भी, अगर यहाँ पर गाय को लिखते हैं, ये सब क्या हो गया? गाय हो गए। और ये इन सभी को, जैसे अगर छोटी जानवर को ही लेते हैं, जैसे छोटे खरगोश को लेते हैं, ये तो शाकाहारी हो गए। और जो सर्वाहारी होते हैं, सर्वाहारी का मतलब जो मांस को भी खाते हैं और जो पेड़ पौधों को भी खाते हैं, इन दोनों को जो खाते हैं उसे क्या कहते हैं? सर्वाहारी। जैसे मनुष्य भी आ गए, चील आ गए, कुत्ता हो गए, ये सभी क्या खाते हैं? पेड़ पौधों को भी खाते हैं और जानवरों को भी खाते हैं। तो यहाँ पे जो खरगोश ये सब हो गया, कुछ भी ले सकते हैं, चील हो गए, अगर चूहा हो गए, ये भी बिल्ली हो गए, ये सभी भी क्या खाते हैं? इन सभी चीजों को खाने का काम करते हैं। हम्म, तो ये सभी इन सभी को खाने का काम करते हैं। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं चूहा, ये सब चूहा, क्योंकि चूहा ये खरगोश ये सब को भी खा। जैसे यहाँ पे अगर कुत्ता हो गए, तो देखिए ये तो सर्वाहारी हो गए। और इन जितने भी जो सर्वाहारी, जितने भी जो मांस खाने वाले होते जानवर, जैसे शेर, शेर हो गए, बाघ हो गए, चीता हो गए, तो ये सब सिर्फ क्या खाते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ मांस को ही खाते हैं। ये जितने किन्हें खाते हैं? सिर्फ मांस को ही खाते हैं, ठीक है, ये सिर्फ मांस को खाते हैं। अब इन सभी को कौन खाते हैं? इन सभी का जो मृत जीव होता है इन्हें कौन खाते हैं? अपघटक।
इन्हें कौन खाते हैं? अपघटक खाते हैं। अपघटक क्या खाते हैं? जितने भी मृत पत्ती हो गए, जितने भी मृत जानवर हो गए, इन सभी को कौन खाते हैं? अपघटक खाने का काम करते हैं। ठीक है, तो इन सभी से सबसे बड़ा कौन हो गया? अपघटक। अगर इसमें से भी एक जीव को भी हटा दिया जाए तो यहाँ पर पारिस्थितिकी संतुलन नहीं होगा। अगर अपघटक को हटा दिया जाता है तो यहाँ पर सिर्फ जीव ही बचे हुए रहेंगे। जहां पर, क्योंकि जितने भी मृत जीव होते हैं उन्हें कौन खाने काम करता है? अपघटक। एक छोटी सी छिपकली को भी हम लोग देखते हैं कि वो मरी हुई है, तो उसके पीछे में कितनी जितने कवक ये सब हो गए, बैक्टीरिया हो गई, वो सब उनको खाने का काम करते हैं, और लास्ट में देखेंगे छोटी सी हड्डी ही बचती है। तो इन सभी को कौन खाते हैं? अपघटक। इनमें से भी एक चीज को भी हटा दिया जाए तो पारिस्थितिकी संतुलन नहीं हो सकती है। ठीक है क्लास, जैसे अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, खरगोश को ही हटा देते, ठीक है, तो खरगोश को हटा दिए तो यहाँ पर देखेंगे जितने भी जो सर्वाहारी, सभी सर्वाहारी तो क्या खाएंगे? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पेड़ पौधे। फिर भी यहाँ पर सभी जीव यहाँ पर नहीं खा पाएंगे। फिर शेर हो गए, शेर को कुत्ता, क्योंकि कुत्ता तो जीवित नहीं रहेंगे, फिर अगर कुत्ता जीवित नहीं रहेंगे तो शेर भी क्या खाएगा? कुछ भी नहीं खा पाएगा। और धीरे धीरे यहाँ पर देखेंगे सभी जीव समाप्त होते चले गए हैं। यहाँ पर देखेंगे सभी जीव धीरे धीरे समाप्त होते चले गए हैं। इसी को ही पारिस्थितिकी संतुलन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, विभिन्न प्रकार के वनस्पति, विभिन्न प्रकार के वनस्पति एवं जीव जंतु। यहाँ तक समझ में आ गए ना क्लास? हाँ, मैसेज आ रहा है, समझ में आ गया, चलिए ठीक है, ओके। हाँ, आगे लिखिएगा, विभिन्न प्रकार के वनस्पति एवं जीव जंतु के साथ, एवं जीव जंतु के साथ वनों का एक राष्ट्रीय धरोहर के रूप में संरक्षण, राष्ट्रीय धरोहर के रूप में संरक्षण। देखिए 1988 का जो वन नीति है, इनमें क्या संरक्षण के बारे में ज्यादा महत्वपूर्ण दिया गया, ठीक है, ज्यादा महत्व दिया गया है संरक्षण को। क्योंकि जितने यहाँ पर भी पॉइंट में देखिए, जितने भी प्रकार के वनस्पति हो गए, जीव जंतु हो गए, उनका क्या राष्ट्रीय धरोहर के रूप में संरक्षण, उनको बचाना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर बाघ को राष्ट्रीय जीव कहा गया है, जितना राष्ट्रीय पशु में, क्यों? क्योंकि वो समाप्त नहीं हो, ये एक धरोहर है हमारा देश का। तो इसीलिए यहाँ पे जितने भी जीव जंतु है, वनस्पति है, पेड़ पौधे, इनको समाप्त नहीं करने के लिए इसे राष्ट्रीय धरोहर के रूप में माना गया और इन्हें संरक्षण प्रदान करना है, जिससे ये समाप्त नहीं हो सके। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा यहाँ पर, नदियों, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नदियों, झीलों, नदियों, झीलों तथा जलाशयों के जल ग्रहण प्रदेश में, नदियों, झीलों तथा जलाशयों के जल ग्रहण प्रदेशों में मृदा अपरदन तथा अनाच्छादन पर नियंत्रण, अनाच्छादन पर नियंत्रण। देखिए इस पॉइंट को कोई बता सकते हैं क्लास? इस पॉइंट को कोई समझा सकते हैं क्या? इस पॉइंट को कोई भी समझा सकते हैं? सर मैं बताऊं थोड़ा सा? हाँ जी, हाँ बताइए। हाँ सर, जैसे जो आसपास की हमारी नदी और झील है ना, उनको हम अगर जल संग्रह के रूप में, मतलब पानी, जैसे हम पेड़ पौधे वहां लगाएंगे तो हमारी मिट्टी रुकेगी। हाँ जी,
तो सर उससे हमारा मतलब जो हमारा ये मृदा लिखा है सर, उससे हमारी जैसे हमारी मिट्टी रुकेगी तो हमारे पोषण वगैरह सही से हो पाएंगे। हाँ जो जी, आसपास के किनारे हैं मतलब उसे मिट्टी रोकने के लिए हम पौधे लगा सकते, जो ये वन लगा सकते हैं। हाँ बहुत ही अच्छा पूनम जी। यस देखिए, सर, मुझे इतना ही समझ में आया है अभी। हाँ ठीक है, इसके आगे मैं बताता हूँ। हाँ जी। देखिए, जितने भी जो नदी, झील और जलाशय हैं, इनका सबसे पहले जल संग्रहण करना, ठीक है। और उसके बाद मृदा अपरदन। अगर मृदा का अपरदन होने लगेगी अधिक मात्रा में, तो जितना भी प्रकार से हम लोग का जो मिट्टी है उनका कटाव होने लगेगी, तो वहां पर हम लोग फसल ये सब नहीं लगा सकते हैं। और ना ही अनाच्छादन, मतलब अगर अधिक मात्रा में ही पानी का बहाव भी हम लोग को नहीं करना है, इस पर नियंत्रण करना है। और उसी पानी का प्रयोग करके हम लोग अपना कृषि ये सबको सुधार कर सकते हैं। जितना भी नदी, झील और जलाशय की जो पानी है उनको संग्रह करके उन्हें अपने खेतों के लिए उपयोग में लाना और मृदा अपरदन को रोकना। देखिए, जितना अधिक मात्रा में हम लोग पेड़ पौधे लगाएंगे, उतना अधिक मात्रा में मृदा का अपरदन कम होगा। क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं, मिट्टी को पकड़े हुए रहते हैं, वो मिट्टी को बहने से रोकते हैं, बहुत ही हद तक मिट्टी को वो रोकने का काम किया करते हैं, जकड़े हुए रहते हैं, जिससे मिट्टी बहती नहीं है। तो वही कहा गया है, ये सब इन सभी को पर अनाच्छादन मतलब अत्यधिक मात्रा में बहाव नहीं करना है, इन्हें रोकना है, इन पर नियंत्रण करना है। और इसे मिट्टी का अपरदन को भी रोकना है पेड़ पौधे को लगा करके। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। हाँ ओके। हाँ नेक्स्ट पॉइंट। राजस्थान के राजस्थान के मरुस्थल प्रदेश में राजस्थान के मरुस्थल प्रदेश में तथा समुद्र तट के निकट समुद्र तट के निकट रेत के टीलों रेत के टीलों के विस्तार को रोकना। देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है कि जितने भी राजस्थान के जो मरुस्थल प्रदेश हैं और समुद्र के तट के किनारे जितने भी हम लोग जो बालू ये सब देखते हैं, उन सभी को रोकना। अगर इनका विस्तार अत्यधिक मात्रा में धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, अगर भूमि बंजर होती चली जाएगी, तो वहां पर किसी भी प्रकार की कृषि करने योग्य भूमि नहीं बच पाएगी। क्योंकि सभी का सभी मिट्टी क्या होते चलेंगे, बंजर होते चले जाएंगे। अगर जैसे हम लोग का मिट्टी का अगर धीरे धीरे वो रेत बनते चली जाएगी, बालू बनते चले जाएंगे, तो वहां पे क्या कृषि योग्य भूमि रहेगी? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए वहां पर इन सभी को रोकना, इनके जो विस्तार हो रहे हैं उन पर पूर्ण विराम लगाना। आगे में देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। वृहत वनारोपण वृहत वनारोपण तथा सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों के द्वारा सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों के द्वारा वन आवरण में वन आवरण में ठोस वृद्धि वन आवरण में ठोस वृद्धि। देखिए, वृहत वनारोपण मतलब अत्यधिक मात्रा में वन को लगाना, पेड़ पौधों को लगाना, तथा सामाजिक वानिकी कार्यक्रम, ऐसा कार्यक्रम चलाना जिसमें पेड़ पौधों को लगाने के लिए प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। अगर प्रोत्साहन अधिक मात्रा में होते रहेगा, जैसे हम लोग को बताया जाएगा कार्यक्रम में कि हाँ पेड़ पौधे अगर नहीं लगाएंगे तो हमारे साथ क्या क्या हो सकता है, इनके हानिकारक प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं, और पेड़ पौधे लगाएंगे तो इनसे क्या क्या लाभ हम लोग को प्राप्त होगा, तो इनको बताना। इससे क्या होगा कि वृहत वनारोपण होंगे, अत्यधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगते चले जाएंगे। तो यही बोला गया है कि वृहत वनारोपण करना और सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों के द्वारा वन आवरण में वृद्धि करना। हम्म देखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। ग्रामीण तथा ग्रामीण तथा जनजातीय लोगों की
जनजातीय लोगों की जरूरतों जनजातीय लोगों की जरूरतों ईंधन की लकड़ी चारा ईंधन की लकड़ी चारा तथा लघु वन उत्पाद को पूरा करना। देखिए, जितने भी जो ग्रामीण इलाके में जो लोग रहते हैं तथा जितने जनजातीय लोग होते हैं वहां पर, जितने भी गांव में जंगल के आसपास में, वहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि इन सभी को ईंधन की लकड़ी प्रदान करना, चारा प्रदान करना, और जितने भी जो लघु वन उत्पाद होते हैं, जो छोटे छोटे वन होते हैं, उनका जो उत्पाद, उनसे जो फल ये सब निकलते हैं, उनको पूरा करना। ठीक है। यहाँ पर एक और पॉइंट लिखिएगा, ये लास्ट पॉइंट यहाँ तक लिखते हैं। ठीक है क्लास, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो आगे की पॉइंट को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लास्ट पॉइंट लिखिएगा, वनों की उत्पादकता को बढ़ाना, वनों की उत्पादकता को बढ़ाना ताकि राष्ट्रीय जरूरतों को पूरा किया जा सके। वनों की उत्पादकता को बढ़ाना ताकि राष्ट्रीय जरूरतों को पूरा किया जा सके। देखिए, अगर वन की उत्पादकता को बढ़ाएंगे, अगर अत्यधिक मात्रा में वन को लगाएंगे, तो इससे क्या होगा, जितनी भी राष्ट्रीय जो जितने भी जो राष्ट्रीय जरूरत है ये पूरा होंगे। क्योंकि सभी पर यहाँ पर देखते हैं कि लकड़ी का अत्यधिक मात्रा में उपयोग होता है, कागज बनाने में, फर्नीचर बनाने में, ये सभी प्रकार के जितने भी टेबल कुर्सी चेयर है, जितनी भी चीजें हैं, सभी के लिए लकड़ी का अत्यधिक मात्रा में उपयोग होता है। ये पूरे भारतवर्ष में देख लेंगे तो ये कितना अरब टन यहाँ पर लकड़ी का खपत होता है प्रत्येक वर्ष। तो हम लोग ये जानते हैं कि अगर लकड़ी का खपत हो रहा है तो लकड़ी को का उत्पादकता को बढ़ाना चाहिए, जिससे, क्योंकि लकड़ी का उत्पाद आप हम ही लोग देखते हैं कि जितने भी कॉपी किताब हम लोग के पास आते हैं, सभी क्या चीज से आते हैं, लकड़ी से ही बनते हैं। तो इसमें भी लकड़ी को कितना अधिक मात्रा में काटा जाता है, तो इसका उत्पादकता को बढ़ाना काफी ज्यादा जरूरत है। तो देखिए, ये क्या था यहाँ तक में 1988, ये 2 पॉइंट और है, इसको आप लोग चाहे तो लिख भी सकते हैं। ऐसे तो पीडीएफ अभी एक क्लास में अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग लिख सकते हैं, और लास्ट नेक्स्ट क्लास में जब भी मिलेंगे हम लोग तो इसके बारे में हम लोग और भी डिस्कशन करेंगे, और फिर लास्ट में एमसीक्यू प्रश्न को भी देखेंगे इससे रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर जितना भी जो वन नीति दिया गया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हाँ, किन्हीं को यहाँ तक में कुछ भी पूछना है क्या क्लास, क्योंकि अब तो आप लोग की नेक्स्ट क्लास की टाइमिंग हो जाएगी। यहाँ पर किन्हीं को कुछ पूछना है? नो सर। ओके, ओके, चलिए ठीक है, आगे की क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सर। ओके, मोस्ट वेलकम। चलिए ठीक है। अच्छा, आस्था जी, आपको क्या पीडीएफ अपलोड करनी, डाउनलोड करनी आती है क्या? आपको पीडीएफ, अच्छा नहीं आती, चलिए रुकिए मैं बता देता हूँ, 1 मिनट। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले, 1 मिनट रुकिएगा। देखिए, जब आप क्लास स्टार्ट करते हैं तो जहां पर आपकी क्लास आती है, उसी उस क्लास को अगर आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल, तो स्टडी मटेरियल में जब जाते हैं तो आज की क्लास देखिए यहाँ पर अपलोड कर दी जाती है। अब स्टार्टिंग में ही देखिएगा तो यहाँ पर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अभी की जितनी जो टाइमिंग हो रही है, टाइमिंग के अनुसार और डेट के अनुसार आप लोग देख करके डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल्स में चले जाइएगा, यहाँ पर देखिए, जब क्लास में आप इन कीजिएगा, जैसे आप क्लास में इन कीजिएगा, इसे देखिए,
उसके बाद यहाँ पे स्टडी मटेरियल है, और यहाँ पे देखिए अभी की जो क्लास है ज्योग्राफी, अगर इसे आप डाउनलोड में डाउनलोड कीजिएगा, ओपन कीजिएगा, तो अभी की क्लास की देखिए यहाँ पर जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है क्लास, जो भी चीज आपको डाउनलोड करनी है। समझ में आ गई आस्था जी? डाउनलोड कर सकते हैं अब आप। हाँ चलिए, ओके, चलिए बहुत ही अच्छा। आप डाउनलोड कीजिएगा, अगर कोई भी समस्या होगी तो नेक्स्ट क्लास में जब भी मिलेंगे तो पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, ओके।